अक्सर ऐसा होता है ना कि खाना खाने के कुछ देर बाद पेट में अजीब सी जलन, भारीपन या फिर अचानक तेज दर्द सा महसूस होता है। और हम सब क्या सोचते हैं, अरे ये तो बस गैस होगी। हाँ, यही वो पहला संकेत है जिसे हम में से ज्यादातर लोग बस यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। या फिर कभी पेट के ऊपरी हिस्से में ऐसा तेज दर्द उठा जो धीरे धीरे पीठ की तरफ भी जाने लगा हो। और इसके साथ साथ क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि बिना किसी खास वजह के उल्टी जैसा मन कर रहा हो या भूख ही मर गई हो। और इन सब के ऊपर से शरीर में एक अजीब सी थकावट और कमजोरी महसूस होना, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत आम लगती हैं, है ना? लेकिन असल में ये मामूली से लगने वाले संकेत आपके पैंक्रियाज यानी अग्नाशय की मदद के लिए एक पुकार हो सकते हैं। और अगर इस पुकार को, इस चेतावनी को समय रहते नहीं समझा गया, तो यही छोटी छोटी परेशानियां एक बहुत बड़ी और गंभीर बीमारी का रूप ले सकती हैं। तो आखिर ये बीमारी है क्या? इसे पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। पर हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या हो रहा होता है जिससे ये नौबत आ जाती है? चलिए इसे कहानी की तरह समझते हैं। देखिए, पैंक्रियाज हमारे शरीर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसका काम है पाचन के लिए एंजाइम बनाना। नॉर्मली ये एंजाइम आंत में पहुंचकर अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन पैंक्रियाटाइटिस में गड़बड़ हो जाती है। ये एंजाइम आंत में पहुंचने से पहले ही पैंक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट हो जाते हैं। और जानते हैं फिर क्या होता है? ये एंजाइम पैंक्रियाज के टिश्यू को ही पचाना शुरू कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो खाने को पचाते। मतलब शरीर खुद ही अपने एक अंग पर हमला करने लगता है। अच्छा, तो ये होता कैसे है? इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है ओवरलोड होना। रोज रोज तला भुना, मसालेदार और प्रोसेस्ड खाना खाने से क्या होता है? हमारे पैंक्रियाज पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। उसे जरूरत से कहीं ज्यादा काम करना पड़ता है। दूसरा स्टेप है समय से पहले एक्टिवेशन। इसी लगातार दबाव की वजह से जो पाचन एंजाइम आंत में जाकर एक्टिव होने चाहिए थे, वो बेचारे पैंक्रियाज के अंदर ही एक्टिव हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, सेल्फ डाइजेशन, जहां ये एक्टिव एंजाइम पैंक्रियाज के टिश्यूज को ही खाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में जब ये होता है तो उसे अक्यूट पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। मतलब दर्द अचानक से उठता है और हो सकता है ये एक बार की घटना हो। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, अगर हम अपनी जीवन शैली नहीं बदलते तो यही चीज धीरे धीरे क्रॉनिक बन जाती है। और क्रॉनिक का मतलब है पैंक्रियाज को परमानेंट डैमेज होना, जो कि बहुत खतरनाक है। तो सवाल यह है कि यह स्थिति बनती ही क्यों है? इसका असली जड़ वाला कारण क्या है? जब हम इसे शरीर के लेवल पर देखते हैं तो ये सिर्फ एक अंग की बीमारी नहीं रह जाती। असल में ये पूरे के पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम के फेल होने का एक बहुत बड़ा संकेत है। ये एक तरह की वार्निंग बेल है कि शरीर का पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम अपने संतुलन से बाहर जा रहा है। तो इस असंतुलन के पीछे कई कारण छिपे होते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड खाने और प्रदूषण से शरीर में जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। शरीर में एसिडिटी बढ़ने से पैंक्रियाज के टिश्यूज कमजोर पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, पेट के आसपास जो फैट जमा होता है, जिसे विसरल फैट कहते हैं, वो फिजिकली पैंक्रियाज पर दबाव डालता है, उसके काम में रुकावट डालता है। और इन सब के ऊपर हमारी आजकल की लाइफस्टाइल, खराब खानपान, स्ट्रेस और नींद की कमी, ये सब मिलके पैंक्रियाज पर जबरदस्त बोझ डालते हैं। आइए इस पूरी बात को एक कहानी से समझते हैं, जो शायद हम में से किसी की भी हो सकती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है राहुल। राहुल की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे सिग्नल्स को नजरअंदाज करना एक बड़े संकट को दावत दे सकता है। शुरुआत में उसे खाने के बाद बस हल्का भारीपन और जलन होती है। उसने क्या किया? सोचा गैस होगी और इसे इग्नोर कर दिया। कुछ हफ्तों बाद दर्द पेट के ऊपरी हिस्से से होता हुआ पीठ तक जाने लगा। अब उसने पेन किलर खाकर काम चला लिया। महीने बीत गए, अब भूख भी कम लगने लगी, वजन घटने लगा, पर उसने इसे भी गंभीरता से नहीं लिया। और आखिर में यही लापरवाही उसे एक ऐसे गंभीर मोड़ पर ले आई जहां तेज दर्द, डिहाइड्रेशन और ऑर्गन फेलियर तक का खतरा बन गया था। तो राहुल की कहानी से ये साफ है कि असली खतरा तो उन छिपे हुए लक्षणों में है जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जैसे कि लगातार थकान बने रहना, हल्का हल्का बुखार रहना, पाचन का कमजोर हो जाना या फिर ब्लड शुगर में अचानक से बदलाव आना। ये वो असली संकेत हैं जो चीख चीख कर बता रहे होते हैं कि पैंक्रियाज अब वाकई में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है। तो इस पूरी बातचीत से, राहुल की कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सीख क्या है? संदेश बहुत सीधा और साफ है। शरीर की छोटी छोटी परेशानियों को, उसके छोटे छोटे सिग्नल्स को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अगर उन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो वो एक बड़ी और गंभीर बीमारी का रूप ले सकती हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपने शरीर के भेजे हुए इन सिग्नल्स को, इन इशारों को सच में सुन रहे हैं? क्योंकि हमारा शरीर लगातार हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं पैंक्रियाटाइटिस की, लेकिन एक पारंपरिक आयुर्वेदिक नजरिए से। हम सीधे उन तरीकों पर फोकस करेंगे जिन्हें असल में अपनाया जा सकता है। क्या सच में पुरानी जड़ी बूटियां आज के दौर में राहत दे सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है ना? तो चलिए इसका जवाब मिलकर ढूंढते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि सबसे असरदार उपाय ही सबसे आसान होते हैं। तो चलिए एक बहुत ही सरल पहले कदम से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा कदम जिसे कोई भी अपनी रोज की जिंदगी में आराम से शामिल कर सकता है। तो ये बहुत ही सीधा साधा उपाय है। बस आधा चम्मच हल्दी, उसे 1 ग्लास गुनगुने पानी में मिलाना है और सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि इसमें होता है करक्यूमिन, जो सूजन को कम करने में कमाल का है। समझिए, ये छोटा सा काम शरीर के अंदर की सूजन को शांत करने के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर देता है। ठीक है, तो नींव तो तैयार हो गई। अब आते हैं मुख्य प्रोटोकॉल पर। यहाँ बात हो रही है 2 जबरदस्त जड़ी बूटियों की जोड़ी की, गिलोय और आंवला। अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना, तो इसके नतीजे सच में हैरान करने वाले हो सकते हैं। देखिए, इस प्रोटोकॉल में ना टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लेना है गिलोय का काढ़ा और फिर करीब 15 से 20 मिनट रुकना है। उसके बाद आंवले का जूस। ये जो गैप है ना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हर जड़ी बूटी अपना काम बिना किसी रुकावट के कर सके। देखिए, ताज़े गिलोय का तना सबसे अच्छा माना जाता है। बस एक 4-5 इंच का टुकड़ा लेना है, उसे हल्का सा कूट लेना है और फिर 2 ग्लास पानी में तब तक उबालना है जब तक पानी आधा ना रह जाए। फिर इसे छानकर जब ये गुनगुना हो तो धीरे धीरे पीना है, बिल्कुल चाय की तरह चुस्की ले लेकर। इससे शरीर इसे अच्छे से सोख पाता है। तो गिलोय पीने के 15-20 मिनट बाद बारी आती है आंवले की। 20 से 30 मिलीलीटर आंवला जूस 1 ग्लास नॉर्मल पानी में मिलाना है और पी लेना है। अच्छा, अगर एसिडिटी की दिक्कत होती है तो इसमें 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। शहद से न सिर्फ एसिडिटी में आराम मिलता है, बल्कि उसके अपने भी कई औषधीय गुण होते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ लिया कि इसे करना कैसे है, पर असली सवाल तो ये है कि ये काम क्यों करता है। चलिए अब इन जड़ी बूटियों के पीछे का विज्ञान समझते हैं। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, गिलोय और आंवला ये दोनों समस्या पर 2 अलग-अलग एंगल से काम करते हैं। गिलोय जो है वो सीधे सीधे सूजन पर वार करता है। अपने टिनोस्पोरिन और बर्बेरिन जैसे कंपाउंड्स के साथ शरीर की अंदरूनी जलन को शांत करता है। और वहीं दूसरी तरफ आंवला एक तरह से सफाई करने वाली टीम की तरह है। अपनी विटामिन सी और पॉलीफिनोल्स की मदद से ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिससे पैंक्रियाज पर से बोझ घटता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई पारंपरिक ज्ञान की बात नहीं है। आज की मॉडर्न रिसर्च भी इन जड़ी बूटियों के जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों की पुष्टि कर रही है। ये स्टडीज दिखा रही हैं कि ये हमारे मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को कितना बेहतर बना सकती हैं। अच्छा, जिन लोगों को ज्यादा गंभीर लक्षण हैं, उनके लिए कुछ और भी कदम हैं, लेकिन उन पर जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात समझ लेते हैं, और वो है सुरक्षा से जुड़ी सावधानियां। हाँ, तो दोपहर के खाने से पहले थोड़ा आंवला जूस लेने से पाचन एंजाइम को एक्टिवेट होने में मदद मिल सकती है, और शाम के वक्त आधी मात्रा में गिलोय का काढ़ा लेने से रात भर की सूजन को कंट्रोल किया जा सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, इसे देर रात नहीं लेना है, क्योंकि ये शरीर की नेचुरल साइकिल में दखल दे सकता है। और ये शायद सबसे जरूरी सवाल है जो किसी भी नए हेल्थ रूटीन को शुरू करने से पहले पूछना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आती है। तो कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाओं को हमेशा पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम रहता है तो उन्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि गिलोय से थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है। और हाँ, अगर डायबिटीज की दवा पहले से चल रही है तो ब्लड शुगर लेवल पर बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन उसे और कम कर सकता है। देखिए, जड़ी बूटियां बहुत असरदार होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली और लंबे समय तक चलने वाली हीलिंग तब होती है जब इन्हें जीवन शैली में बदलाव के साथ जोड़ा जाता है। एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसमें शरीर खुद को ठीक कर सके।
ये जो एक लय है ना, सुबह की ताजगी और हरकत, दिन में एक्टिव रहना और रात में आराम, ये सब शरीर की अपनी नेचुरल घड़ी के साथ तालमेल बैठाता है। और जब कोई अपने शरीर की इस घड़ी के साथ काम करता है तो वो उसकी खुद को ठीक करने की छिपी हुई ताकतों को जगा देता है। ये एक बहुत गहरी बात है सोचने के लिए। हम अक्सर लक्षणों के लिए फौरन कोई ना कोई इलाज ढूंढते हैं, लेकिन ये बात हमें याद दिलाती है कि असली वजह और असली समाधान अक्सर हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों में ही छिपा होता है। किसी भी हीलिंग के सफर पर निकलने से पहले ये जानना अच्छा होता है कि आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। एक अंदाजा होने से मोटिवेटेड रहने और प्रोसेस पे टिके रहने में मदद मिलती है। हाँ, ये बात तो है कि हर किसी का शरीर अलग होता है, पर ये एक आम प्रोग्रेस है जो देखने को मिल सकती है। हो सकता है पहले हफ्ते में ही पाचन बेहतर लगे, हल्का महसूस हो। 21 दिनों तक आते आते एनर्जी लेवल बढ़ सकता है और 45 से 90 दिनों के बीच असल में गहरी हीलिंग शुरू होती है, जब पैंक्रियाज के काम में सुधार दिखना शुरू हो सकता है। और ये शायद सबसे ज़रूरी बात है। आज की दुनिया में हम सब कुछ फटाफट चाहते हैं, है ना? लेकिन शरीर ऐसे काम नहीं करता। सच्ची हीलिंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये सब कुछ उन लगातार छोटे छोटे कदमों के बारे में है जो हर रोज उठाए जाते हैं। ये सोच ही कितनी ताकत देती है। शरीर कोई बेजान मशीन नहीं है, ये एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। हमारा काम इसे दवाओं से ठीक करना नहीं है, बल्कि बस इसे वो माहौल और सहारा देना है जिसकी इसे खुद को ठीक करने के लिए ज़रूरत है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस बात को ख़त्म करते हैं। बीमारी को एक सज़ा की तरह देखने के बजाय क्यों ना इसे एक संकेत की तरह देखा जाए। ये शरीर का बताने का एक तरीका है कि कुछ तो है जो संतुलन में नहीं है। अब सवाल ये है, क्या हम उस संकेत को सुन रहे हैं और उसके जवाब में हम क्या करने वाले हैं?